देखिए, चैप्टर थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज का टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस। कल हमने पढ़ा था करंट के बारे में, और करंट में हमने करंट I इक्वल टू क्यू बाई टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई बाई एम इंटू टाउ, आई और बी टी में रिलेशन ये हमने किया था, I इक्वल टू एन ई ए बी टी, करंट डेंसिटी J इक्वल टू आई बाई ए किया था, और मोबिलिटी बी टी बाई ए। तो यानी यह करंट से रिलेटेड हमारी सारी टॉपिक यहाँ पे आपकी कंप्लीट हुई। ये हमने थोड़ा सा प्रीवियस रिवीजन लिया है। आज हमें करना है रेजिस्टेंस। जी सर। देखिए, रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए, इसको आप ना प्रैक्टिकल फॉर्म में भी और इसको फिजिकल फॉर्म में भी महसूस कर सकते हो, और इमोशनल फॉर्म में भी महसूस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा इमोशनल फॉर्म। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का मतलब सिंपल सा है कि कोई फ्लो है, कोई थॉट है, कोई फ्लो है आपकी ये, या कोई थॉट है, विचार आपका कोई आ रहा है, इसको कोई इधर से काउंटर करे या काउंटर करने का प्रयास करे। जैसे मान लिया घर में बैठे हो आप, और घर के लोगों को आपने एक बहुत अच्छी आइडिया सजेस्ट किया, और आपको लगता है कि उस काम को आप अच्छा कर सकते हो, और जैसे आपने उसको स्टार्ट किया, आपके घर के ताऊ चाचा, बड़ा भाई, छोटा भाई, माँ, सबने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी आप जो थॉट चल रही थी उसने रेजिस्टेंस फेस करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही क्या होता है कि अगर हमने एक प्रैक्टिकल वे में देखें, ये हमारा एक कोई कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? इसके अंदर हमारे पास ये हैं, इनके अंदर एटम और आयन इसके अंदर है। एटम्स हैं और आयन से सब भरे पड़े हुए हैं इसके अंदर, क्योंकि मेटल है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होंगे होंगे सारे कुछ। ये एटम और ये अच्छा। बने हुए हैं, और इसी के अंदर ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो है, ये जो है आपके, ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो है आपके, ये आपके एटम और आयन है ये। अच्छा। अब होता क्या है कि जब कभी हम इस पूरे सिस्टम को सर्किट से जोड़ते हैं, किसी सप्लाई से जोड़ देते हैं ये, तो अब होगा क्या, इसमें करंट चलेगी, एक करंट चलेगी यहाँ पे, और ये करंट इधर से वापस निकलेगी। तो होगा क्या इसके अंदर कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर की ओर। जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे इधर की ओर, और जब भागेंगे तो ये इन एटम से और इसके अंदर जो आयन है और एटम है, ठीक है, उनसे कोलाइज करेगा। यानी रेजिस्टेंस का मेन कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन किसके साथ, उसके अंदर एटम्स और जो उसके अंदर आयंस हैं, इनके साथ जो टकरावट होती है, जो टक्कर होती है, उसी के फलस्वरूप उसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब होती है, और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से क्या होती है, वो रेजिस्टेंस डेवलप होता है। और इसकी वजह से अगर देखें हम बहुत सिंपल वे में, तो इसका पाथ कैसा होता है, देखिए भाई, वहां कोई सीधा तो है ही नहीं कोई चीज ऐसे। तो अगर हम सिंपल देखें तो क्या मिलेगा हमें पाथ इसके अंदर? अगर हम देखें तो हमें पाथ मिलेगा इसका ऐसे कुछ, कि ये इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, ये चला, यहाँ टकरा गया, फिर इधर चला आया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसा गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर ऐसे चला गया। तो ये इनके पॉइंट्स थे, ये इनके एटम्स थे, जिनसे बार बार टकरा रहा था, और टकराने के बाद इसको रास्ता नहीं मिल रहा था। इतने टक्कर के बाद बेचारा ये बाहर निकला। तो इस वजह से इसका पाथ कैसा होता है? इसका पाथ जो होता है वो हमेशा जिग जैग होता है, जिग जैग या रैंडम।
रैंडम पाथ होता है इसका। क्लियर हो गई बात ओके सर। कि रेजिस्टेंस क्या होता है। यस और सर। अब देखें इसके बाद यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें हम पहले से स्टडी कर लें तो हमें ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे ये है और इसकी एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ए है और लेंथ इसकी एल है, ये आपकी ये लेंथ एल है, तो जब कभी भी यहाँ पे ये चार्ज डेवलप होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई डेवलप हो जाएगी इस सेक्टर पे, यहाँ ई प्लस का, और यहाँ पे ई माइनस डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे ई माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भागेंगे इस पॉजिटिव फील्ड की ओर। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड्स ई प्लस, इसकी वजह मूव करेगा, देन a potential developed between ए बी। मान लीजिए ये एंड इसका ए है और ये एंड इसका बी है, बिटवीन ए बी। तो ए बी के बीच में फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो यहां अगर देखें आप तो V इक्वल टू क्या होगा, E इंटू एल। आपको ध्यान में है, मैंने पहले करवाया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट E इक्वल टू क्या होता है, dV बाई dr। इसी फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पे V इक्वल टू EL, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा जो कि इस टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डेवलप होगा, और इसका यूज हम आगे करेंगे, ये बात हम अभी आगे क्लियर करेंगे। ठीक है। यस सर। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें हम तो सिंपल सी बात, इसकी यूनिट जो है आपकी, यूनिट इसकी क्या है, ओम, और सिंबल इसका ये आपका सिंबल आता है। और कैसी क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी आपकी ये आपकी आती है। ठीक है। अब यहाँ पे जो अगर बात करें कि किसी बॉडी के अंदर, तो जितनी बात अभी हमने यहाँ पे किया है, ये सारी बातें क्या थ्योरेटिकल थी, समझाने वाली थी, लेकिन हमें चाहिए इसका मैथमेटिकल अप्रोच। तो रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, रेजिस्टेंस के लिए देखिए यहाँ पे ये एक कंडक्टर मान लिया आपने, जैसे यही एक कंडक्टर मान लिया आपने, ये जो आपने रखा है इसी को आप यहाँ पे ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसी को ले लीजिए, देखिए। ओके सर। अब यहाँ पे अगर इसको मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करें तो क्या मिलता है हमें कि इसके अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, रेजिस्टेंस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी एरिया के। तो यानी हम लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल L बाई ए, या R इज इक्वल टू रो टाइम L बाई ए। अब यहाँ पे कहानी आ गई रो की, तो ये रो है आपकी, ये रो आपकी है, ये है, इसे बोलते हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी खास बात क्या है इसकी, ये होती है कांस्टेंट, ये होती है कांस्टेंट होती है ये। ठीक है, ये डिस्टर्ब नहीं होती है, चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा अमाउंट हो, कैसा भी अमाउंट लोगे आपको ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट मिलेगी, और हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, ये कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। तो अब इसी के बिहाफ पे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, उस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे बहुत छोटे से एक क्वेश्चन के माध्यम से। 1 मार्क्स कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आपका आता है। आपसे कहेगा कि 2 रॉड हैं,
इसकी लेंथ ये रॉड ए है और ये रॉड बी है, दो रॉड हैं आपकी। आप बताइए कि एक बार इन्हें सीरीज में और एक बार पैरेलल में ज्वाइन किया गया तो जी कारण सहित बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी यहाँ पे जो बताना कि रीजन बताना है, एक्सप्लेन विद रीजन रीजन। कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सीरीज में ज्यादा होगा या पैरेलल में ज्यादा होगा। तो बताओगे भाई किसका आंसर, कौन सा आंसर सही होगा, हाँ जी सर बताएंगे। बताओ। देखो भाई बता रहा हूँ, बताओ मैं, सर हाँ सर बताते हैं सर। बताओ एक बताओ सेकंड। बताओ। चलो अभी आप समय ले रहे हो और मैं चाह रहा हूँ कि इसका आंसर जल्दी से है। इस केस में देखिए आप, इस केस में इसकी लेंथ क्या हो गई, इस केस में इसकी लेंथ जो थी वो बढ़ गई और इस केस में इसकी एरिया बढ़ गई। अब देखिए आपने पढ़ रखा है कि यहाँ पे एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दिस इंप्लाइज कि अगर एल बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। और दूसरा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। दिस इंप्लाइज कि अगर एरिया इसकी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इसका घटेगा। तो कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन ये कई तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिक याद रखो कि लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक वायर था, उसके 4 टुकड़े कर दिए गए, उनको साथ जोड़ दिया गया तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आपके अभी आगे आएंगे, जब सीरीज पैरेलल केस करवाएंगे तो उसमें और आपको इसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका था, और अगला क्वेश्चन ये 3 मार्क्स के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन रो एंड टाउ और रो प्रोपोर्शनल 1/टाउ और रो इज इक्वल टू m अपान n e स्क्वायर और ये टाउ, या कभी कभी और r इज इक्वल टू ml अपान n e स्क्वायर a टाउ। तो अब आप देख सकते हो कि एक ही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया। ये भी आ सकता है आपके पास, ये भी आ सकता है क्वेश्चन एक तरीके से, ये पूछ सकता है, यही पूछ सकता है और यही पूछ सकता है। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन की पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी जो है ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका इसी क्रम में कई बार। तो इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। क्लियर। तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेगमेंट का। तो अब इसका सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना है हमें इस क्वेश्चन को और पूरे पूरे 3 नंबर लेने, तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम मान लीजिए आप यहाँ पे लेट अ वायर ऑफ लेंथ L carrying n number of
इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? लेंथ एल है और उसके यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए, उसकी लेंथ आपने एल मान ली है, एरिया उसकी जो है, एरिया क्रॉस सेक्शन जो है वो आपका कैपिटल ए है। तो अब यहां से कुछ सपोजिशन क्या कर लिया आपने, लेंथ ले लिया एल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान एन ले लिया आपने, और उसकी एरिया ए ले लिया। देखिए ये आपका ये अरेंजमेंट हो गया आपका ये। अब यहाँ पे अगर आप देखें बहुत सिंपल वे में, तो क्या निकल के आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ कुछ प्रीवियस हमने डाटा हमारे पास है, उसको हम लेकर के आगे बढ़ाएंगे कि एज वी नो दैट, क्या जानकारी हमारे पास है। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये पढ़ा हमने। एंड और क्या पढ़ा हमने कि वी डी इज इक्वल टू ई ई बाई एम इंटू टाउ। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अगर फर्स्ट और सेकंड को मिला दीजिए आप तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए और वी डी की वैल्यू क्या है, ई ई बाई एम इंटू टाउ। सॉल्व करोगे तो एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू ई। अब यहाँ पे जो हमारे पास ई है ना, ये हमारे लिए एक तरीके से इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके लिए देखिए हमने पहले निकाल रखा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता रखा था कि अगर ये इस तरह से आता है तो क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे ये आपका v इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे देखिए v इक्वल टू ई इंटू एल होता है। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे कि यहाँ से अगर ई निकालेंगे, अगर आप यहाँ से अगर ई निकालेंगे तो क्या आएगा, ये v बाई एल आ जाएगा। इसी रिलेशन को लेकर के आप पोटेंशियल ग्रेडियंट के बिहेव पे यूज करते हुए using relation of potential gradient, उसके आधार पर क्या ले सकते हो आप कि E is equal to V by L। देन फिर क्या होगा बच्चों, देखिए I is equal to क्या हो जाएगा, I is equal to N E स्क्वायर A टाउ अपॉन एम, और ई की जगह पे क्या हो जाएगा, v बाई एल। ध्यान देना यहाँ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम एल और इंटू वी, ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको और अलग से एडजस्ट करेंगे। देखिए कैसे एडजस्ट करेंगे इसको, दिस इम्प्लाइज, इस v को इधर ले जाकर डिवाइड कर दो, तो i अपॉन v इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम एल। अच्छा अब यहाँ पे एक चेंज और कर सकते हैं हम, क्या चेंज कर सकते हैं, इसको पलट सकते हैं। तो इसको पलट दीजिए आप, और जब इसको पलटेंगे तो क्या आएगा, ये v अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और v बाई आई क्या होता है, r होता है। तो r इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो पहला रिलेशन तो आपने प्रूव कर लिया जो आप प्रूव करना चाहते थे, ये आपका हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या होता है, r की जगह पे कह सकते हो रो टाइम l बाई a इज इक्वल टू यस सर एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब यहाँ देखिए इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा, इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर और ये टाउ। और आप जो मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही रिलेशन है जो आपका बार बार पूछा जाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया डेरिवेशन। यस सर। अब हम देख लें कि भाई हमने अभी तक क्या क्या चीजें किया है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होता है हमने बता दिया आपको,
ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोज द फ्लो, ये अपोज द फ्लो की बात करें तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अब कई बार ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, ये आपका ये क्वेश्चन जो ऊपर रेजिस्टेंस ये नहीं आया हुआ है, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन में आया हुआ है 1 नंबर में कि कॉज ऑफ द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस को क्रिएट करने वाले कॉज क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं। तो कारण क्या होता है उसके अंदर कि कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद आयंस और एटम्स, जो इलेक्ट्रॉनों का जब वो चलते हैं, जो कोलिजन होता है एटम्स और आयन के साथ में, वही चीज ये क्या कहलाती है, इसका रेजिस्टेंस कहलाती है। मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है। फिर यस सर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल दिया, आजकल रूट टाइम एल बाई है, ये भी निकाल दिया रिलेशन आपने, इससे वैल्यू निकाल दी सारी। फिर इसकी इसकी यूनिट पता है, ओम बता दिया हमने, ओम होता है इसकी। और फिर इसकी कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें आपकी ये निकल के आती हैं। किन किन चीज पर डिपेंड करता है, तो ये लेंथ पर डिपेंड करता है, उसकी एरिया पर डिपेंड करता है, और ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमने भी एक्सप्लेन किया है, ये नोट्स हमारे हैं। अभी इस टेम्परेचर का इफेक्ट हम देखेंगे इसके अंदर कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है और कैसे ये वेरी करता है, ठीक है। टेम्परेचर का इफेक्ट और एक्सटेंडेड लेंथ का इफेक्ट, ये 2 इफेक्ट्स हैं जो हमारे अभी इसमें करने हैं। देखिए देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो अगर टेम्परेचर का इफेक्ट करेंगे तो कैसे कैसे इसकी वैल्यू कितनी कितनी वैल्यू आएगी, ये सारी बातें हम यहाँ पे ध्यान करेंगे। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट को आप पढ़ें, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट करा है कि टेम्परेचर के बारे में, यहाँ पे अगर देखें आप, वी नो दैट द आर इज इक्वल टू, ये सारा इसे निकाला है, टाउ, व्हेन द मेटेलिक कंडक्टर्स हीटेड द एटम्स और द मेटल्स वाइब्रेट with the greater amplitude and the frequency about the main position, consequently the number of collisions of the free electrons and the atoms increases. This reduces the relaxation time t and increases the value of resistance r, that is the resistance directly proportional to the temperature in it। अगर आपको रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए है बात है, देखिए यहाँ पे चीजें क्लियर होनी चाहिए, ये कंडक्टर के लिए है। कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेशन में निकाले गए, आप यहाँ थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको पहले थोड़ा सा, फिर आप इसको आगे करेंगे। देखिए आपके पास 3 चीजें हैं, अब तक आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी। एक आपने पढ़ा कंडक्टर, जी सर। एक पढ़ा आपने सेमीकंडक्टर, और एक पढ़ा आपने इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, इन तीनों में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए एक चीज ध्यान कर लीजिए कि टाउ, जो टाउ होता है ना इसके अंदर, देखिए क्या होता है कि ये आपका कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी इसके अंदर, ये भी कोई बॉडी है, ये वायर कोई मान लीजिए आप है, सिंपल सा इसके अंदर है, ये अलग अलग है आपके, ये भी आपका है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है। तो अगर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें हम, तो इसमें तो बहुत होते हैं, इसमें तो भरे होते हैं, पूरे कंडक्टर के अंदर तो भरे होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे होते हैं, 3 कंडक्टर ही है आपका। इसमें क्या होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, ऐसे बस 1 2 ऐसे होते हैं, ऐसे। और इसमें तो कुछ होते भी नहीं, एक आधे बस ऐसे होते हैं, बस ये होते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है कि जब हम गर्म करते हैं, देखिए यहाँ से, यहाँ हमने इसको गर्म कर दिया, ध्यान देखिए, यहाँ से गर्म कर दिया इसको, जब हमने ये देखिए गर्म करेंगे इसके अंदर, तो क्या आएगा आपका, ये गर्म किया आपने, इसको गर्म करोगे तो होता क्या है कि इसके अंदर गर्म करने पे इसमें कोलिजन जो होता है वो इंक्रीज होता है, इसके अंदर जो है कोलिजन जो है होता है, ये बढ़ जाता है। कोलिजन बढ़ेगा तो टाउ है, ये टाउ जो है ये डिक्रीज कर जाएगा। और आपने पढ़ा है कि रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई टाउ, अगर टाउ कम होगा तो रो बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे रो बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि टाउ जो है वो टाइम ऑफ रिएक्शन कम हो रहा है। और अगर रो बढ़ेगा तो आर भी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। तो यानी इस तरह से इस रिलेशन के थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हो
कंडक्टर, इंसुलेटर और इनकी सारी एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो। कोलिजन बढ़ा, कोलिजन बढ़ेगा तो टाइम ऑफ रेडिएशन कम हो जाएगा, और आपने पढ़ रखा है कि क्या होता है, रो इक्वल टू 1/टाउ, टाउ कम हुआ तो रो बढ़ेगा, और रो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस इसका अपने आप ये बढ़ जाएगा। इसलिए कंडक्टर को गर्म करते हो तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। लेकिन अगर इसी तरह से अगर आपने यहाँ पे हीट दे दिया तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं यानी तो इससे क्या मतलब निकल गया कि Q यानी चार्ज बढ़ेगा, और जब चार्ज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस इसका डिक्रीज करेगा। तो ये सिंपल सी बात है इसके अंदर कि अगर आपने सेमीकंडक्टर को हीट किया तो इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और यही सेम पैटर्न जो है, यही सेम पैटर्न यहाँ इसके लिए भी लागू होता है, इंसुलेटर के लिए भी। तो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को जब गर्म करते हो तो रेजिस्टेंस कम होता है, इन दोनों केस में रेजिस्टेंस घटता है। लेकिन अगर कंडक्टर को गर्म कर दिया आपने तो रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। क्लियर हो गया बेटा बात? क्लियर? यस अब सर। हाँ, अब अगला देखिए क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए सिंपल, इसके डीप में नहीं जाते हैं, बहुत एक दो क्वेश्चन इस पे आते हैं, पर टॉपिक है इसको कवर करना है। देखिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें मैं डायरेक्ट फार्मूला ही ले रहा हूं आपका, क्योंकि जैसे बॉडी गर्म कर दिया आपने तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे बॉडी थी मान लीजिए, चलो मैं इस पे स्टेप करवा देता हूँ। तो ये बॉडी थी, ठीक है, कंडक्टर था, इसका स्टार्टिंग रेजिस्टेंस और नॉट था। अब इस बॉडी को क्या किया आपने, गर्म कर दिया। जब गर्म किया इसको, देखिए यहाँ पे इसको आपने गर्म कर दिया, आपने इसको गर्म कर दिया तो इसका टेम्परेचर जो था वो हो गया, अब ये आर हो गया, ये। तो अब यहाँ पे जो ये आर बढ़ा इसके अंदर, जो आर ये इंक्रीज हुआ, ये आर जो है, जो ये आर इसका बढ़ा टेम्परेचर है, ये आर डिपेंड करेगा इसके मेन रेजिस्टेंस पे, आर नॉट पे डिपेंड करेगा, इसके डेल्टा टी पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो आर प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा आपका आर नॉट डेल्टा टी, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लेते हैं जिसको बोलते थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं। तो आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, जहां पे ये अल्फा जो है आपका, ये अल्फा इसको बोलते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस कांस्टेंट बोलते हैं। तो अब देखिए आपको ये तो बढ़ा हुआ हो गया, तो अब मेन क्या आएगा इसका, आर डैश इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, आर नॉट पहले वाला प्लस ये आर। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या, आर नॉट प्लस ये क्या, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। यहां से अगर आप आर नॉट कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ये होगा आर डैश। यानी गर्म करने पे किसी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, वो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, जहां पे अल्फा जो है आपका, ये अल्फा हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होता है आपका। ये रेजिस्टेंस कोफिशिएंट होता है, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट, थर्मल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट्स होते हैं ये, और हर एक मटेरियल का अलग अलग होता है। तो इस तरह से वैल्यू रखनी है और इसका आंसर आपको निकाल देना है, आराम से ये निकल जाएगा। क्लियर हो गया बेटा ये? यस सर। चलिए अगला टॉपिक आपका आता है, ये रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक दे रखा है रेजिस्टेंस के बारे में, सारी चीजें कैसे कैसे निकलता है, क्या क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि वेरियस रेजिस्टेंस ऑफ सम इलेक्ट्रिकल मटेरियल विद द टेम्परेचर, किसका किसके साथ क्या रिलेशन आता है वो सारी चीज यहाँ पे दे रखा है। किसका अल्फा कितना होता है, किसका अल्फा ज्यादा होता है, किसका अल्फा कम होता है, ये सारी बातें यहाँ थ्योरेटिकल फॉर्म में पूरी
दे रखी हैं, आप इसको रोक करके या जूम करके या वीडियो को रोक करके आप यहाँ पे इसको समझ सकते हो कि भाई ये इतनी चीजें यहाँ दे रखी हैं, ये आपको आपके जनरल नॉलेज के लिए और थियोरेटिकल क्वेश्चन के लिए 1 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं कि किसका अल्फा कितना होगा। जैसे आपसे पूछे, सिंपल से पूछ ले कि एलॉय है, उसके लिए जैसे फॉर एलॉय तो अल्फा ऑलवेज है द पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे सबका अलग अलग आपको कहता है। यहाँ पे एक टर्म आता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर मतलब सिंपल से हो गया कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 कर दो आप, और इसको करने के लिए टेम्परेचर को बहुत बहुत नीचे करना पड़ता है। जैसे अब मरकरी ले लीजिए आप, देखिए मरकरी यहाँ देखा है, तो मरकरी को अगर ठंडा कर दीजिए कितना, 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन का मतलब हो गया कि आप इसको करीब करीब 68 माइनस 268 केल्विन, माइनस 268 केल्विन डाउन करिए नीचे, जबकि 0 डिग्री पे बर्फ बन जाता है, उतना ठंडा करिए आप, तब जाकर के ये कहीं सुपर कंडक्टर का काम करेगा। क्लियर। और आपको यहाँ पर छोटी जानकारी और बता दूं, आजकल एक कोरोना का काल चल रहा है ना, तो जो ऑक्सीजन के सिलेंडर आते हैं ना, टैंकर, उसमें क्रायोजेनिक वो टैंकर होते हैं, और उसके अंदर भी करीब करीब जो है लिक्विड ऑक्सीजन के लिए 180 टेम्परेचर को 180 सेल्सियस नेगेटिव टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो अलग से सिलेंडर बनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका सुपर कंडक्टर। अब इसके बाद आपका आता है ये रेजिस्टिविटी, जो हमने बता दिया है आपको, इसमें ज्यादा कुछ काम करने की जरूरत है नहीं, न्यूमेरिकल आएंगे, डेरिवेशन आएंगे, वो करना है आपको। देखिए ओके सर। हाँ, अब इसके बाद जो है एक रिलेशन और इसके अंदर बचा हुआ ये स्ट्रेस वायर का, और उसके बाद ये टॉपिक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर इसमें क्वेश्चन आएंगे बस। ये देखिए स्ट्रेस वायर की कहानी है, इसको बहुत अच्छा इसमें न्यूमेरिकल आता है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आता है, और आई थिंक ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए देखिए टॉपिक आपका क्या है, स्ट्रेस्ड वायर। स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। देखिए स्ट्रेचिंग ऑफ वायर है क्या चीज, एक तरीके से आप इसको समझ लीजिए। जैसे ये डायग्राम था आपका, तो इस डायग्राम को देखें अगर आप, ये वायर था आपका, देखिए ये वायर था आपका, तो अब देखिए इसमें क्या किया आपने, इस वायर को, ये वायर था आपका, इसकी लेंथ क्या थी, L थी, ये L1 मान लो L1 थी, इसकी एरिया A1 थी, इसकी रेजिस्टिविटी रो थी, इसका वॉल्यूम V था। इसको आपने एक्सटेंड कर दिया, खींच दिया, खींचने के बाद इसकी लेंथ कितनी हो गई, L2 हो गई, इसकी एरिया A2 हो गई, और रेजिस्टिविटी रो और वॉल्यूम V, ये ध्यान रखना। तो ये सारी बातें जब आपने किया तो क्या चीज देखिए कॉमन रहेगा इसके अंदर, तो इसमें कॉमन रहेगा क्या चीज, एक तो रहेगा रो कॉमन रहेगा, यानी रो1 इक्वल टू रो2 इक्वल टू रो कॉमन रहेगा, वॉल्यूम V1 इक्वल टू V2 हो गया, क्योंकि ये बदले नहीं गए। तो अगर आप यहां से देखिए वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है आपके पास, अगर सिंपली देखें V इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। तो अगर V1 की बात करें तो V1 इक्वल टू क्या आएगा, A1 L1, और V2 की बात करें तो क्या आएगा, A2 L2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि यहाँ पे V1 इज इक्वल टू V2, यानी A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, या A1 बाई A2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 बाई L1। ये एक रिलेशन बन जाएगा वॉल्यूम के लिए लेंथ और एरिया में। क्लियर। अब यहाँ पे आप मोटे तौर पे देखिए इसको सिंपली, अगर ये पहले इस कंडीशन में था तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू रो टाइम L1 बाई A1,
और अगर इस कंडीशन में ये है तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो टाइम L2 बाई A2। तो यहां से अगर R1 बाई R2 की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा आपका, रो टाइम L1 बाई A1, और ये क्या आएगा, रो टाइम L2 बाई A2। अब यहां से अगर देखें तो ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा ये बेटा, L1 A2 अपान L2 A1। और यहां से A1 बाई A2 की वैल्यू निकाल रखी है आपने यहां से, तो क्या आएगा देखिए यहाँ पे, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो R1 बाई R2 इक्वल टू यहाँ पे L1 बाई L2 इंटू L1 बाई L2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। तो अब यहां से देखिए, अगर इसको आप यहीं से एक रिलेशन मिल जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वल टू L1 बाई L2 का होल स्क्वायर, और यहां से एक हमारे पास ये एक रिलेशन बन करके ये आपका आ जाएगा, और इस रिलेशन को हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, कहीं कहीं आप ऐसे ही पाओगे जहां पे लिखा होगा आपका, ये इसको सॉल्व करोगे कि भाई L1 और L2 में रिलेशन क्या है, तो आप इसको निकाल सकते हो। देखो जैसे ये है आपका, ये L2 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस डेल्टा L भी लिख सकते हो आप, L2 इज इक्वल टू, तो इस नाते से इसको भी, ये भी आप लिख सकते हो इज इक्वल टू R1 अपन R2 इज इक्वल टू, ये आपका, इसको आपने L2 माना है तो आपने इसको आप L2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये L अपान L1 प्लस डेल्टा L का होल स्क्वायर, ऐसे भी आप ले सकते हो इसको आप, तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर आती है। और अपने हिसाब से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो कि वह नया रेजिस्टेंस क्या होगा, इस तरह से इसकी वैल्यू सॉल्व की जा सकती है। क्लियर हो गया बेटा ये? हाँ बच्चे, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ इसको ताकि आपको, हाँ ये क्वेश्चन जो है ये आप इसको देख लीजिए, और इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इस पे जो है आपका इस टॉपिक पे आपके न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल आते हैं। मैं करवाऊंगा भी एक दो न्यूमेरिकल इसके ऊपर ताकि आपको ध्यान में ये आ जाए। चलिए अब देखो इसको एक न्यूमेरिकल में लेता हूँ ताकि आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा है, इफ लेंथ ऑफ वायर, ध्यान देना, 10% extend, then increase in resistance। अगर लेंथ में देखिए यहाँ बच्चे, बहुत आसान सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, 10% लेंथ बढ़ा दिया आपने तो उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, ये आपको निकालना है। अब इसका सिंपल शब्दों में इसका आंसर देख लो कैसे निकालोगे ये आंसर। देखिए ये वायर था आपका, इसकी लेंथ थी L और एरिया थी इसकी A पहले केस में। ठीक है, तो इसका R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू रो टाइम L बाई A हो जाएगा। जैसे दूसरे केस में क्या किया, दूसरे केस में इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया, यानी अब ये एरिया, इसकी जो एरिया थी वो कम हो गई है, अब ये थोड़ा सा बढ़ गया, इतना बढ़ गया ये, अब ये हो गया। तो अब ये यहां से लेकर के यहां तक अगर देखें तो ये जो है इसकी ये स्मॉल l ये हो गया, और ये तो कैपिटल था ही था यहां से यहां तक का, तो यहां पे लिख सकते हो आप कि L डैश इक्वल टू L प्लस स्मॉल l, ये आराम से आप इसको लिख सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे इसके लिए अगर निकालेंगे आप R डैश इक्वल टू रो टाइम L डैश अपान A डैश, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है।
और यहां से डायरेक्ट फार्मूले को अगर यूज करते हुए सॉल्व करते हुए आप लिखोगे तो क्या होगा, r अपॉन r डैश। अगर यहां से आप सॉल्व करते हुए लिखोगे तो क्या आएगा आपका r अपॉन r डैश इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे आपका l अपॉन l डैश का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सारा खेल जो है वो l डैश का बनेगा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना, बहुत बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है कि कैसे इसको हम बहुत इजी फॉर्म में ले आए। तो यहाँ पे 10% बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे जो स्मॉल एल है आपका वो कितना है, स्मॉल एल जो कितना है वो 10% ऑफ कैपिटल एल। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 1/10 ऑफ कैपिटल लिख सकते हो आप। तो अब एल डैश क्या हो जाएगा, एल डैश इक्वल टू एल प्लस स्मॉल एल इक्वल टू एल प्लस एल अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या होगा 11 एल बाई 10। ये आपका वैल्यू आ जाएगा एल डैश की वैल्यू। तो अब इसी की वैल्यू को आप यहाँ यूज कर लीजिए, बस और कुछ नहीं करना होता है। आर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू एल अपॉन एल डैश की वैल्यू क्या है 11/10 ऑफ एल। तो यहां से आप देखेंगे तो क्या होगा, ये एल से एल ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये क्या आएगा आपका 10/11 ऑफ ये स्क्वायर। तो यह r बाई r डैश इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 to 1। दिस इंप्लाइज r डैश इज इक्वल टू 121 r अपॉन 100। ये आपका r डैश हो जाएगा। क्लियर। और अब रही बात परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंट निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए परसेंटेज आर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। यही लगाइएगा, कहीं भी लगाना होगा आपको। तो आर डैश की वैल्यू क्या है 1 to 1 आर अपॉन 100 माइनस आर अपॉन आर इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा आपका 1 to 1 आर माइनस 100 आर अपॉन 100 पूरे के अपॉन आर और इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे आप तो परसेंटेज इज इक्वल टू क्या आएगा 21 आर अपॉन 100 आर इंटू 100। तो यहां से क्या होगा कि ये 100 इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आर इससे कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 21%। तो यहां से सिंपल सी बात ध्यान में आ गई कि अगर हम लेंथ को 10% बढ़ाएंगे तो उसके रेजिस्टेंस में 21% का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लेंगे और इसको समझ लेंगे।